चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर मैंने बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 1 यानी कि बेसिक्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ये सब चीज़ें देखी। फिर पार्ट 2 में हमने हेजिंग सीखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करके, मनी मार्केट यूज़ करके, फ्यूचर्स यूज़ करके, ऑप्शंस यूज़ करके, स्वैप यूज़ करके हेजिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आपका एक्सचेंज रिस्क है उसको रिड्यूस करना या उसको एलिमिनेट करना सीखा। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग सिनेरियोज। तो सबसे पहले सिनेरियो नंबर 1 है कैंसलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो ऑलरेडी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रहता है किसी भी बंदे ने, वो कैंसिल कराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बंदा है और बैंक है, टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी को ये होम करेंसी दे देगा और फॉरेन करेंसी ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बंदे ने फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड बाय किया हुआ है। जब आप फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड बाय करके रखते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में बाय वाला पोजीशन लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टू बाय द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये बंदे ने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया होगा कि फ्यूचर डेट में विच इज़ द मैच्योरिटी डेट यानी कि टी इजिकल टू एम को ये बंदा होम करेंसी दे देगा और फॉरेन करेंसी बाय कर लेगा। अब इस बंदे को कैंसिल कराना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब कैंसिल कराना होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ती है। रिवर्स पोजीशन का मतलब ये है कि कस्टमर ने और बैंक ने क्या पोजीशन ली है, पहले उसको समझते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन यानी कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना होता तब क्या होता, तब कस्टमर ने बाय वाली फॉरेन करेंसी पोजीशन ली है और बैंक ने सेल वाली फॉरेन करेंसी पोजीशन ली है। क्योंकि देखिए, बैंक सेल करेगा फॉरेन करेंसी तभी तो कस्टमर बाय करेगा फॉरेन करेंसी। तो कस्टमर ने क्या पोजीशन लिया, कस्टमर ने पोजीशन लिया टू बाय द फॉरेन करेंसी एंड बैंक ने पोजीशन लिया टू सेल द फॉरेन करेंसी। अब सिंस आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है तो आपको रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि कस्टमर को पोजीशन लेनी पड़ेगी सेल फॉरेन करेंसी। उसने बाय फॉरेन करेंसी लिया हुआ था पोजीशन, अब वो सेल फॉरेन करेंसी वाला पोजीशन लेगा। और जो बैंक है वो बाय वाला फॉरेन करेंसी पोजीशन लेंगे। बट कौन से एक्सचेंज रेट पे, तो डिपेंड करेगा कि जो कैंसिलेशन डेट है वो कौन सी है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि डिपेंड्स अपॉन दी कैंसिलेशन डेट। 3 अलग अलग केस हो सकते हैं कैंसिलेशन में। पहला होता है अर्ली कैंसिलेशन, दूसरा होता है कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट और तीसरा होता है लेट कैंसिलेशन। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। अर्ली कैंसिलेशन में इफ़ कैंसल्ड बिफोर मैच्योरिटी, इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है जो बैंक के पास आया कैंसिल कराने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो कब आया, तो वो आया मैच्योरिटी डेट के पहले। मतलब टी इज इक्वल टू एम आने से पहले ही बैंक के पास कस्टमर आ गया और बोला कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है, उसको कहा जाता है अर्ली कैंसिलेशन। और यहाँ पर हम लोग एक्चुअल फॉरवर्ड रेट ऑफ टी इज इक्वल टू बैलेंस मैच्योरिटी यूज़ करते हैं। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि टी इज इक्वल टू 0 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया बैंक और कस्टमर के बीच कि टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी, यानी कि 3 महीने बाद कस्टमर बाय करेगा फॉरेन करेंसी और सेल कर देगा होम करेंसी, और बैंक जो है वो सेल कर देगी फॉरेन करेंसी और बाय कर लेगी होम करेंसी। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद ही यानी कि मैच्योरिटी डेट आने से 1 महीना पहले ही जो कस्टमर और बैंक को बोल रहा है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करना है। तो अब 2 महीने बाद आए हो और 1 महीने की मैच्योरिटी बची हुई है, तब क्या करेंगे, तब जो एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे ना रिवर्स पोजीशन लेने के लिए, वो एक्सचेंज रेट होगा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टी इज इक्वल टू बैलेंस मैच्योरिटी। बैलेंस मैच्योरिटी मतलब 3 - 2 मंथ्स यानी कि 1 मंथ। तो जितना समय मैच्योरिटी में बचा हुआ है उतने समय का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उस दिन अवेलेबल होगा उस फॉरवर्ड रेट पर रिवर्स पोजीशन ली जाएगी। दूसरा केस है कैंसलेशन ऑन ड्यू डेट इफ़ कैंसल्ड ऑन मैच्योरिटी। इसमें क्या होगा, इसमें अगर कस्टमर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और तीसरे मंथ के अंत में ही यानी कि टी इजिकल टू मैच्योरिटी के डेट के दिन ही वो बोल रहा है कि मुझे कैंसलेशन करना है यानी कि कैंसिल करना है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन हम लोग एक्चुअल स्पॉट रेट यूज़ करेंगे टी इजिकल टू मैच्योरिटी वाला, यानी कि टी इजिकल टू मैच्योरिटी को जो भी स्पॉट रेट उस दिन चल रहा होगा उस दिन के रेट पे कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी कि रिवर्स पोजीशन ले ली जाएगी।
और अगर लेट कैंसिलेशन है, लेट कैंसिलेशन का मतलब होता है इफ़ कैंसल्ड आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसका ये मतलब है कि अगर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और कस्टमर को मैच्योरिटी डेट को बैंक के पास आना चाहिए था, बट वो बैंक के पास आया ही नहीं। बैंक पूरा दिन इंतज़ार करता रहा, फ़ोन पे फ़ोन करता रहा, कस्टमर का कोई जवाब ही नहीं। मतलब कस्टमर अंडरग्राउंड हो गया था, ठीक है। वो कुछ दिन बाद जागा और बैंक के पास आया। यानी कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट थी, जिस दिन इसको यानी कि कस्टमर को फॉरेन करेंसी ले लेना था और बैंक को होम करेंसी दे देना था, वो गायब सा हो गया, वो अंडरग्राउंड हो गया। लेकिन थोड़े टाइम बाद आया और बोला कि मुझे कैंसिलेशन कराना है, तो ये लेट कैंसिलेशन है। और इस केस में हम लोग एक्चुअल स्पॉट रेट यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि जिस दिन वो प्रकट हुआ, यानी कि जिस दिन बैंक के दरवाजे पर वो कस्टमर प्रकट हुआ, उस दिन का स्पॉट रेट ले लेंगे और उस दिन के स्पॉट रेट से हम लोग लेट कैंसिलेशन करेंगे। तो इस तरीके से 3 अलग अलग केस होते हैं कैंसिलेशन के: अर्ली कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट एंड लेट कैंसिलेशन। और इन तीनों अलग अलग केसेस पे डिपेंड करेगा कि आप एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ करेंगे फॉर रिवर्स पोजीशन। जो ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पर तो आप फॉरवर्ड रेट ही यूज़ करेंगे, ओरिजिनल वाला जिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट ऑलरेडी अवेलेबल है। दिक्कत आ सकती है रिवर्स पोजीशन में, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कैंसिलेशन किस दिन हुआ। तो उसके अलग अलग 3 मैंने आपको केसेस बता दिए। अब होगा क्या? अब सिंस कस्टमर कैंसिल करा रहा है, मतलब कस्टमर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है, उसको कुछ ना कुछ एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, उसके लिए मैंने सामने एक फॉर्मेट बनाया। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो इवेंट नंबर 1 क्या हुआ, वो बाय करेगा फॉरेन करेंसी एट द रेट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टी टू मैच्योरिटी। इसका मतलब ये है कि वो बात करके गया था बैंक से कि वो फॉरेन करेंसी बाय करेगा एट द रेट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टी टू मैच्योरिटी और होम करेंसी दे देगा। बट इवेंट नंबर 2 करने आ गया, यानी कि वो कैंसिल करने आ गया, यानी कि अब वो सेल करेगा फॉरेन करेंसी एट द रेट एक्सचेंज रेट, जो डिपेंड करेगा कि कौन सा केस है, यानी कि अर्ली कैंसिलेशन केस, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट केस और लेट कैंसिलेशन केस। ठीक है। तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो सामने वाला बंदा है यानी कि कस्टमर, उसने फॉरेन करेंसी बाय भी की और फॉरेन करेंसी सेल भी की। ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा गेन या लॉस टू द कस्टमर, यानी कि इवेंट 2 माइनस इवेंट 1। मतलब इवेंट 2 में ये पता चल रहा है कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बेचा, और इवेंट नंबर 1 में पता चल रहा है कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा। तो इसका जो परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस है, इन दोनों से पता चल सकता है कि कस्टमर को लॉस हुआ या गेन हुआ ड्यू टू कैंसिलेशन। तो इवेंट नंबर 2 माइनस इवेंट नंबर 1 करोगे, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस करोगे, तो अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो कस्टमर को कैंसिलेशन पर गेन हो जाएगा, और आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो कस्टमर को लॉस हो जाएगा। बैंक्स वगैरह कैंसिलेशन चार्जेस भी कुछ चार्ज करती हैं, तो अगर वैसा कुछ क्वेश्चन में होगा तो वो भी होम करेंसी में दिया रहेगा, उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल गेन या लॉस टू द कस्टमर आ जाएगा दिस प्लस दिस इन होम करेंसी। इस लॉस को ही कहा जाता है अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर। यूजुअली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर जो है वो लॉस ही आता है, क्योंकि कैंसिलेशन पर कस्टमर को ही कुछ ना कुछ नुकसान बियर करना पड़ता है, एंड दैट इज़ द अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर विच इज़ इक्वल टू द टोटल लॉस टू द कस्टमर। इस तरीके से निकलता है अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर। इवेंट नंबर 2 में हमने क्या बात किया कि फॉरेन करेंसी सेल की जाएगी बाय द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है वो फॉरेन करेंसी सेल करेगा। कस्टमर फॉरेन करेंसी जब सेल करता है और जहाँ पर बेस करेंसी फॉरेन करेंसी के बराबर होती है, यानी कि सेल करेगा बेस करेंसी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेस करेंसी वो सेल होती है बिड रेट पे, और जो बेस करेंसी वो बाय होती है आस्क रेट पे। मतलब कुल मिला के कस्टमर जो है वो बिड रेट यूज़ करेगा टू सेल द फॉरेन करेंसी। मैंने आपको बताया था कि जो बिड रेट होता है वही टीटी बाइंग रेट होता है टू द बैंक, जब मैंने आपको कवर रेट पढ़ाया था। तो टीटी बाइंग रेट बैंक का कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है इंटर बैंक रेट, यानी कि सेल बेस करेंसी, यानी कि सेल फॉरेन करेंसी। तो सिंस कस्टमर को सेल करना है फॉरेन करेंसी, बैंक भी सेल करेगा फॉरेन करेंसी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कस्टमर हमारे पास आता नहीं, यानी कि बैंक के पास आता नहीं,
बैंक को तो ये पता ही नहीं कि कौन सी करेंसी मेंटेन करके चलनी है। तो जब बैंक के पास कस्टमर आएगा और बोलेगा मुझे फॉरेन करेंसी बेचनी है, तो बैंक फ़ोन लगाएगा इंटर बैंक और बोलेगा कि उसको फॉरेन करेंसी बेचनी है, यानी कि फॉरेन करेंसी कस्टमर से लेगा बैंक और उसको आगे सेल आउट कर देगा, और वहाँ से जो होम करेंसी आएगा उसमें से कुछ अपना पैसा रखेगा और सामने भेज देगा, यानी कि कस्टमर को दे देगा। तो जो पैसा अपने पास रखेगा वो होता है ब्रोकरेज, विच इज़ टीटी बैंक कमीशन, जो कि इंटर बैंक रेट से माइनस की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई चीज़ सेल करने जाते हो तो आपको ब्रोकरेज कट के पैसा मिलता है, और जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो ब्रोकरेज जुड़ के आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो सिंस यहाँ पे कस्टमर फॉरेन करेंसी सेल करने जा रहा है बैंक के पास, बैंक उसमें कुछ ना कुछ ब्रोकरेज माइनस करेगी, ठीक है। इस ब्रोकरेज को बोला जाता है एक्सचेंज मार्जिन, और ये यूजुअली परसेंटेज में दिया रहता है ऑफ द इंटर बैंक रेट। तो एक्सचेंज मार्जिन का मतलब टीटी बैंक कमीशन ही है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि माइनस होती है इंटर बैंक रेट में से, ठीक है। तो ये है हमारा कंसेप्ट कैंसलेशन का। इस तरीके से कैंसलेशन काम करता है, जिसमें ध्यान ये रखना है कि आपको रिवर्स से पोजीशन लेनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 15th January 2015, you as a banker booked a forward contract for $250,000 for your import customer deliverable on 15 मार्च 2015 at 65.3450। इसका मतलब एक कस्टमर है जो कि एक तरीके का इम्पोर्टर है, यानी कि बाहर से फॉरेन कंट्री से गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करता है, तो उसे कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी पेबल अराइज हुआ होगा। इसी कारण से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बैंक के साथ, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया ऑफ $250,000 एट ₹65.3450 पर डॉलर। तो ये जो ₹65.3450 है, ये आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है, और कस्टमर ने बाय किया है फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि डॉलर फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर डेट में, यानी कि 15 मार्च को कस्टमर बैंक के पास आएगा, $2,50,000 ले लेगा और होम करेंसी दे देगा। ऑन ड्यू डेट, यानी कि 15 मार्च, कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर ने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कर दी। ऑन दिस डेट, मतलब जिस दिन कैंसिलेशन करा रहा है, कोटेशन फॉर $US इन द इंटर बैंक मार्केट इज एज फॉलोज। स्पॉट दिया हुआ 65.29002975 पर डॉलर, तो यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है। स्पॉट अप्रैल दिया हुआ है 3000/3100, मतलब ये स्वैप पॉइंट्स है, और 6000 और 6100। Assuming that the flat charges for the cancellation is ₹100 and exchange margin is 0.10%, then determine the cancellation charges payable by the customer। तो कस्टमर है जो इम्पोर्टर है, इसका फॉरेन करेंसी पेबल है, इसलिए इसने बाय किया था फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, इनके बाय किया था डॉलर फॉरवर्ड बैंक के साथ। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया इसने T=0, यानी कि 15 जनवरी 2015 को। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि T0 मैच्योरिटी को 15 मार्च 2015 को जो कस्टमर है वो बैंक से $2,50,000 ले लेगा, यानी कि बाय कर लेगा फॉरेन करेंसी, और 65.3450 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से रुपया दे देगा बैंक को। यानी कि 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 15 जनवरी 2015 को कॉन्ट्रैक्ट किया गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और 2 महीने बाद, यानी कि 15 मार्च 2015 को, यानी कि ड्यू डेट के दिन, कस्टमर ने रिक्वेस्ट कर दिया कैंसिलेशन। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा केस है, यानी कि अर्ली कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन और ड्यू डेट है, या फिर लेट कैंसिलेशन है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे कैंसिलेशन और ड्यू डेट है, क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है 15 मार्च 2015, उसी दिन कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है कैंसिलेशन। जब ऐसा होता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग रिवर्स पोजीशन लेते हैं। कौन से रेट पे? तो एक्चुअल स्पॉट रेट T=टू मैच्योरिटी वाले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो कस्टमर है और जो बैंक है, उन लोगों ने ओरिजिनल पोजीशन क्या ली थी। तो इवेंट नंबर 1 इज़ ओरिजिनल पोजीशन। कस्टमर ने बाय डॉलर का पोजीशन लिया था, बैंक ने सेल डॉलर का पोजीशन लिया था। मतलब अगर सब कुछ सही चलता तो कस्टमर डॉलर लेके चले जाता, यानी कि बाय कर लेता, और बैंक सेल कर देता डॉलर। बट कस्टमर ने बोला कैंसिलेशन करना है तो रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। कस्टमर सेल करेगा डॉलर और बैंक बाय करेगा डॉलर।
एक्चुअल स्पॉट रेट इक्वल टू मैच्योरिटी पे, यानी कि बिड रेट यानी कि रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि कस्टमर को जो बिड रेट कोट होगा उस पे। यहाँ पर हमारी बेस करेंसी फॉरेन करेंसी के बराबर है। तो कस्टमर यहाँ पे जो उसको बिड रेट कोट करेगी बैंक, उस रेट पे सेल कर देगा डॉलर, और ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ डॉलर एट द रेट फॉरवर्ड रेट। तो मैंने आपको बताया था कि जो बिड रेट है जो कस्टमर को कोट होता है और सेलिंग द बेस करेंसी यानी कि सेलिंग द डॉलर, वो यहाँ पे होगा टी टी बाइंग रेट टू द बैंक विच इज़ इक्वल टू इंटर बैंक रेट रुपीज़ पर डॉलर माइनस एक्सचेंज मार्जिन। और इंटर बैंक रेट कौन सा यूज़ करना है, तो सेल डॉलर वाला यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे द इंटर बैंक मार्केट इज एज फॉलोज दिया हुआ है, यानी कि इंटर बैंक रेट्स दिए हुए हैं। ड्यू डेट के इंटर बैंक रेट्स चाहिए तो स्पॉट वाले यूज़ करेंगे, और कौन सा वाला चाहिए तो सेल दी बेस करेंसी, सेल दी बेस करेंसी यानी कि सेल डॉलर। तो बेस करेंसी सेल होगी 65.2900 के रेट पे। तो 65.2900 पर डॉलर का जो रेट है वो बैंक को कोट किया जाएगा बाय अनदर बैंक। इसमें से एक्सचेंज मार्जिन माइनस कर देगी बैंक 0.10% ऑफ 65.2900। तो आंसर आएगा 65.2247, राउंड ऑफ करेंगे तो 65.2250। तो 65.2250 पर डॉलर का जो रेट है वो बैंक कोट कर देगी कस्टमर को। तो हुआ यूं कि बैंक को कोट मिला 65.29 का, और बैंक ने कोट दे दिया 65.2250 का। तो कस्टमर मान गया, मतलब कस्टमर ने बाय कर लिया था $2,50,000 एट द रेट 65.3450, अगर सब कुछ सही चलता तो। यानी कि कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था टू बाय द डॉलर एट 1,63,36,250। अब कस्टमर को सेल करना पड़ रहा है डॉलर। यहाँ पर एक्चुअली में डॉलर बाय और सेल नहीं चल रहा है, यहाँ पे पोजीशन की बात चल रही है। बाय डॉलर का जो पोजीशन है वो कैंसिल हो सकता है सेल डॉलर के पोजीशन से। तो इस सेल डॉलर का मतलब पोजीशन है, और बाय डॉलर का मतलब पोजीशन है। तो इवेंट नंबर 2 यानी कि सेल डॉलर 2,50,000 एट द रेट 65.2250 पर डॉलर। $2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 65.2250 रुपीज़ पर डॉलर। तो डॉलर डॉलर कट जाएगा, आंसर रुपीज़ में आएगा 1,63,06,250। तो इवेंट 2 माइनस इवेंट 1, मतलब एक तरीके से जो कस्टमर है उसने डॉलर सेल किया, यानी कि प्रोडक्ट सेल किया 1,63,06,250 पे, और वही प्रोडक्ट बाय किया यानी कि डॉलर बाय किया 1,63,36,250 पे। तो उसे लॉस हो गया, लॉस होगा 30,000 रुपये का। तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो हम बोलेंगे लॉस टू द कस्टमर इज़ पॉजिटिव 30,000। कैंसिलेशन चार्जेस 100 रुपये लगने ही है, तो टोटल लॉस टू द कस्टमर इज़ 30,100, जिसका मतलब यहाँ पर है कैंसिलेशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर। तो कस्टमर को इतने रुपए का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा बिकॉज वो कैंसिलेशन करना चाहता है, यानी कि 30,100 रुपये का लॉस बियर करना पड़ेगा। इस तरीके से सॉल्व होता है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिनेरियो नंबर 2 विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है कि कैंसिल कर देना ओल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एंटर कर लेना न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जिसने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि कस्टमर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो बैंक के पास आके बोलता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट तो करना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तो करना है, लेकिन फ्यूचर डेट में करना है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी उन्होंने किया हुआ है उस डेट पर नहीं करना है, फ्यूचर डेट को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बैंक और कस्टमर के बीच वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो कैंसिलेशन वाला सिनेरियो हम पढ़ चुके हैं वही वाली चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, यानी कि पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और एक नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एंटर हो जाएंगे, यानी कि बैंक भी और कस्टमर भी। यानी कि नया वाला कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा और नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में बैंक और कस्टमर साइन कर लेंगे। तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेना कहलाता है एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। एन इम्पोर्टर booked a forward contract with his bank on 10th of April for $2 lakh due on 10th June
64.4000। तो 10 अप्रैल को एक कस्टमर जो कि इम्पोर्टर है, यानी कि उसका फॉरेन करेंसी पेबल होगा, यानी कि वो बाय करेगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि बाय करेगा डॉलर फॉरवर्ड। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने बैंक के साथ कि 10 जून को, यानी कि 10 जून यानी कि 2 महीने बाद वो $2 लाख बैंक से ले लेगा और बैंक को रुपया दे देगा। द बैंक कवर्ड इट्स पोजीशन इन द मार्केट एट 64.2800 रुपीज़। तो मैंने आपको कवर रेट का कंसेप्ट बताया था, जहाँ पर मैंने ये बताया था कि जब बैंक कस्टमर ट्रांजेक्शन कर लेती है तब जाके बैंक कवर्ड वाला ट्रांजेक्शन करती है, यानी कि जब तक के कस्टमर आता नहीं बैंक के पास कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करने, चाहे वो फॉरवर्ड नेचर का क्यों ना हो, तो जब तक के बैंक के पास कस्टमर आएगा नहीं कस्टमर ट्रांजेक्शन करने, तब तक के बैंक कवर ट्रांजेक्शन नहीं करती। ठीक है, तो जब बैंक के पास इम्पोर्टर आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने, तो फिर बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंटर बैंक में भी कर लिया, यानी कि कवर रेट पे, यानी कि 64.2800 के रेट पे कवर ट्रांजेक्शन कर लिया। तो हमारा जो कस्टमर ट्रांजेक्शन है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और कवर ट्रांजेक्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर ट्रांजेक्शन में पार्टीज हैं कस्टमर और बैंक, और कवर ट्रांजेक्शन में पार्टीज है बैंक और इंटर बैंक का मार्केट। Exchange rates for the dollar in the interbank market on 10th June and 20th June were 10 June और 20 जून। Spot 1 USD 63.8000 8200। तो 8200 का मतलब होगा 63.8200 और 20 जून का भी रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि जो रेट दिया हुआ है ये रेट रुपीज़ पर डॉलर में है। डॉलर मेरी बेस करेंसी है, रुपीज़ मेरी प्राइस करेंसी है। तो अगर बेस करेंसी बाय करना है, यानी कि आपको डॉलर बाय करना है, तो आप आस्क रेट यूज़ करेंगे विच इज़ 63.8200। और अगर आपको बेस करेंसी सेल करना है, यानी कि डॉलर सेल करना है, तो आप बिड रेट यूज़ करेंगे विच इज़ 63.8000। उसके बाद लिखा हुआ है स्पॉट जून 63.9200 9500 63.8000 8500। स्पॉट जून का क्या मतलब है? स्पॉट जून का मतलब है यहाँ पे कि जून कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो जून में एक्सपायर होने वाला है। आई नो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको अभी से क्लैरिटी दे रहा हूँ कि स्पॉट जून का यहाँ पर मतलब स्पॉट रेट ऑफ जून नहीं है, क्योंकि स्पॉट रेट ऑफ जून ऑलरेडी दे दिए 10 जून और 20 जून के, विच इज़ स्पॉट USD 1 ये हुआ है। तो स्पॉट जून का मतलब होगा कि 30th जून अगर मैच्योरिटी डेट है उस दिन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जुलाई का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स दिए हुए हैं, अगस्त के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स दिए हुए हैं और सितंबर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स दिए हुए हैं। एक्सचेंज मार्जिन 0.10%, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 12%। इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड 20th जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ ड्यू डेट ऑन 10th अगस्त। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 अप्रैल को कि 10 जून को कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, 10 जून को तो कस्टमर अंडरग्राउंड हो गया, बहुत फ़ोन लगाया उठाया ही नहीं, आया ही नहीं, तो 10 जून को तो प्रकट नहीं हुआ। 10 जून को आया नहीं मैच्योर डेट के दिन, फिर 20 जून को आया, यानी कि 10 दिन बाद आया, और 10 दिन बाद आके उसने ये कहा कि उसे एक्सटेंशन चाहिए, यानी कि वो चाहता है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो कि 10 अगस्त के एक्सपायरी का है, यानी कि 10 अगस्त को मैच्योर होगा। यानी कि पहली बात तो यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रहा है वो लेट कैंसिलेशन हो रहा है। वो 10 जून को नहीं आया, वो 20 जून को आया, 10 दिन बाद आया। और 20 जून को आने के बाद भी सिर्फ लेट कैंसिलेशन नहीं, साथ में एक्सटेंशन भी चाह रहा है, यानी कि एक नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहा है जो एक्सपायर होगा 10 अगस्त को। रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0025। ऑन 10th जून बैंक स्वेप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड। तो ये बैंक ने क्या किया मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट यहाँ पर जो 1 मंथ फॉरवर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पॉट जून, क्योंकि 10 जून को एक महीना फॉरवर्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 जून पर एक महीने का फॉरवर्ड का मतलब होगा 10 जुलाई। बट जुलाई के तो यहाँ रेट्स अलग से दिए हुए हैं। मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो हमने ये जून का आपको रेट दिया हुआ है ना 30th जून का, उसी का 1 मंथ फॉरवर्ड मानो, यानी कि 10 जून को आप खड़े हो और 10 जून के बाद एक मंथ फॉरवर्ड का मतलब 30th जून मान के चलो। टेक्निकली रॉन्ग है बट हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि इम्पोर्टर है जिसने T=0 यानी कि 10 अप्रैल को एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 जून को वो आएगा बैंक के पास
बैंक को 64.4000 रुपीज़ पर डॉलर के रेट से रुपया दे देगा और $2 लाख ले लेगा। इसको फॉरेन करेंसी पेबल है, यानी कि बाय करेगा फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि डॉलर फॉरवर्ड। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें कैंसलेशन रेट निकालना है। तो थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं कि क्या हुआ। T इज इक्वल टू 0 यानी कि 10 अप्रैल को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। T इज इक्वल टू मैच्योरिटी 10 जून को, कस्टमर आया ही नहीं, अंडरग्राउंड हो गया। T इज इक्वल टू आफ्टर मैच्योरिटी यानी कि 20 जून को आया, यानी कि डिफ़ॉल्ट के केस में आया और रिक्वेस्ट कर रहा है एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप दो चीज़ करते हो, एक तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसलेशन और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना। तो नया आपका टी इक्वल टू मैच्योरिटी है 10 अगस्त। कैंसलेशन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कैंसलेशन का केस है वो लेट कैंसलेशन के केस है, यानी कि मैच्योरिटी डेट के बाद आए। कस्टमर और बैंक ने क्या क्या पोजीशन ले ली थी? तो ओरिजिनल पोजीशन थी, कस्टमर ने बाय वाला डॉलर का पोजीशन लिया था और बैंक ने सेल वाले डॉलर का पोजीशन लिया था। अब रिवाइज पोजीशन ये होगी कि कस्टमर सेल करेगा डॉलर, बैंक बाय करेगा डॉलर। जो कस्टमर है वो सेल डॉलर कौन से रेट पे करेगा? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैंसलेशन में कि अगर लेट कैंसलेशन होता है, दैट इज इफ कैंसल्ड आफ्टर मैच्योरिटी, देन यूज द एक्चुअल स्पॉट रेट टी इज इक्वल टू आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि जिस दिन कस्टमर प्रकट हुआ आपके सामने उस दिन जो स्पॉट रेट रहेगा वही वाला यूज़ करना है। तो उस दिन का जो बिड रेट होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेस करेंसी यहाँ पे फॉरेन करेंसी है। तो जो बिड रेट रहेगा कस्टमर के लिए रुपीज़ पर डॉलर, वही रहेगा एक्चुअल स्पॉट रेट टी इज इक्वल टू आफ्टर मैच्योरिटी। तो बिड रेट रुपीज़ पर डॉलर कस्टमर के लिए 20 जून को सेल करने वाला डॉलर विल बी इक्वल टू टी टी बाइंग रेट। टी टी बाइंग रेट का मतलब होगा इंटर बैंक रेट का स्पॉट रेट 20 जून वाला, यानी कि सेल डॉलर वाला रेट, माइनस कर देंगे एक्सचेंज मार्जिन यानी कि ब्रोकरेज। तो बैंक को, जो हमारा बैंक है, उसको डॉलर कितने में सेल होगा, मतलब उससे डॉलर कितने में सेल होगा वो पहले निकाल लेंगे और उसमें एक्सचेंज मार्जिन माइनस कर देंगे और वही वाला कोट बैंक दे देगा कस्टमर को सेल करने का डॉलर। तो वो रहेगा आपका स्पॉट रेट में, विच विल बी 20 जून। तो 20 जून का स्पॉट रेट यानी कि स्पॉट डॉलर सेल करने का रेट, यानी कि बेस करेंसी सेल करना, तो बेस करेंसी सेल करने वाला होगा 63.6800। ये तो इंटर बैंक रेट है 63.6800 पर डॉलर। इसमें एक्सचेंज मार्जिन माइनस कर देंगे विच इज़ 0.10% ऑफ 63.6800 पर डॉलर। तो 63.6163 पर डॉलर कोट दे देगा बैंक कस्टमर को, राउंड ऑफ करेंगे इन द मल्टीपल ऑफ 0.0025, मतलब जो भी क्लोजेस्ट मल्टीपल होगा 0.0025 के, विच इज़ 63.6175, उस पर राउंड ऑफ कर देंगे। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी कैंसलेशन रेट क्या होगा, तो कैंसलेशन रेट विल बी द बिड रेट विच विल बी 63.6175 पर डॉलर। अमाउंट पेएबल ऑन $2 लाख। नाउ इवेंट नंबर 1 क्या हुआ? इवेंट नंबर 1 हुआ बाय करना डॉलर एट द रेट 64.4000 पर डॉलर, यानी कि $2 लाख बाय करना 64.4000 पर डॉलर। ऐसी पोजीशन ले चुका था कस्टमर। इवेंट 2 में कस्टमर पोजीशन लेगा सेल डॉलर पोजीशन, यानी कि सेल डॉलर 2 लाख एट द रेट 63.6175 पर डॉलर। तो $2 लाख मल्टीप्लाई बाय 63.6175 पर डॉलर, डॉलर डॉलर कट जाएगा, आंसर आएगा 1,27,23,500। तो कुल मिला के अगर डॉलर एक प्रोडक्ट है तो कस्टमर ने ये वाला प्रोडक्ट सेल किया 1,27,23,500 में, और वही वाला प्रोडक्ट बाय किया 1,28,80,000 में। तो कोई चीज़ अगर आपने महंगी खरीदी और सस्ती बेची तो आपको लॉस हो जाएगा। तो द लॉस टू द कस्टमर विल बी इवेंट 2 माइनस इवेंट 1, 1,56,500 का लॉस हो जाएगा कस्टमर को। तो लॉस टू द कस्टमर इज़ 1,56,500। क्वेश्चन में कैंसिलेशन चार्जेस अलग से नहीं दिए हुए हैं, यानी कि फ्लैट चार्जेस अलग से नहीं दिए हुए हैं। टोटल लॉस टू द कस्टमर इज़ 1,56,500। अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख बाय द कस्टमर इज़ 1,56,500। स्वैप लॉस, लेकिन स्वैप लॉस समझाने से पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो T0 में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पर कस्टमर मैच्योरिटी डेट को $2 लाख ले जाएगा बैंक से और बैंक को दे जाएगा $2 लाख
मल्टीप्लाई बाय ₹64.4000 पर डॉलर। सेम चीज़ बैंक भी इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में करेगी, यानी कि बैंक भी T=0 को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जहाँ पे उसे $2 लाख मिल जाए T=मैच्योरिटी को, और बैंक रुपया दे दे T=मैच्योरिटी को 64.2800 पर डॉलर के रेट से इंटू $2 लाख। यही आपका कवर रेट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था बैंक कवर्ड इस पोजीशन इन द मार्केट एट 64.2800। तो कुल मिला के बैंक क्या करना चाह रही थी, बैंक $2 लाख मैच्योरिटी को ले लेती और कस्टमर को पास ऑन कर देती, और बैंक 64.28 के रेट से पे ऑफ कर देती और 64.4 के रेट से कस्टमर से पैसा ले लेती। बीच का जो डिफरेंस है वो एक तरीके से ब्रोकरेज कमा लेती बैंक। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो कस्टमर है वो आया ही नहीं। मतलब जो कस्टमर ट्रांजैक्शन होने वाला था मैच्योरिटी डेट को वो तो हो ही नहीं पाएगा। बट सिंस बैंक ने इंटर बैंक मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ऑन T=टू मैच्योरिटी, यानी कि 10 जून, बैंक विल ऑनर द इंटर बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट सिंस ऑनर नहीं हो पाया, मतलब कस्टमर और बैंक के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनर नहीं हो पाया, लेकिन बैंक जो है वो इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट के साथ जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी, यानी कि कवर्ड ट्रांजैक्शन कर चुकी थी, उसको एग्जीक्यूट करेगी। यानी कि बैंक क्या करेगी, डॉलर बाय कर लेगी, यानी कि रिसीव कर लेगी और पे ऑफ कर देगी रुपया। यानी कि बैंक क्या करेगी, यानी कि बैंक $2 लाख ले लेगी इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट से और 64.2800 के रेट से इंटर बैंक फॉरेक्स मार्केट में रुपया दे देगी। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि बैंक इतने सारे डॉलर्स का करेगी क्या, मतलब $2 लाख बैंक करेगी क्या, क्योंकि बैंक तो $2 लाख कस्टमर को देने के लिए बैठी थी, बट कस्टमर तो आया नहीं, अंडरग्राउंड हो गया। तो बैंक $2 लाख को घर पे नहीं रखेगी, उसको स्पॉट मार्केट में सेल ऑफ कर देगी। यानी कि स्पॉट मार्केट चली जाएगी, सेल कर देगी डॉलर एंड गेट द रुपीज़। तो 10 जून को जिस दिन कस्टमर अंडरग्राउंड हो गया, उस दिन क्या रेट चल रहा है, तो उस दिन चल रहा है 63.8000 डॉलर सेल करने का रेट, यानी कि बेस करेंसी सेल करने का रेट। इस रेट पे यानी कि 63.8000 पर डॉलर के रेट पे जो बैंक है वो डॉलर का जो इन्वेंट्री अपने पास जो पड़ा हुआ है $2 लाख का जो बैग पड़ा हुआ है वो बेच के आ जाएगी, रुपया ले आएगी। तो कुल मिला के ये हुआ कि बैंक ने $2 लाख ले लिए, 64.2800 का कवर रेट पे ऑफ कर दिया, और सिंस उसके पास $2 लाख आ चुके हैं जिसका कोई काम नहीं बचा, उसको जाके स्पॉट मार्केट में सेल ऑफ कर देगी और रुपया ले आएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ रुपया आपके जेब से गया बिकॉज ऑफ द कवर रेट, यानी कि कवर ट्रांजेक्शन, और कुछ रुपया आपके जेब में आया ड्यू टू द स्पॉट मार्केट। तो ना बैंक ने बाय किया था डॉलर कवर रेट पे विच इज 64.2800 पर डॉलर इंटू $2 लाख, 1,28,56,000 रुपीज़ का बैंक ने डॉलर परचेज कर लिया। यानी कि बैंक के लिए आउटफ्लो हो गया 1,28,56,000, बट बैंक को सेल करना पड़ गया डॉलर स्पॉट रेट पे 63.8000 पर डॉलर इंटू $2 लाख, 1,27,60,000। तो बैंक को आउटले ऑफ फंड्स हो गया विच इज़ अ लॉस टू द बैंक 2 - 1 ऑन 10th जून विच इज़ 96,000। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा 12 आना जो कहावत है वही बैंक के साथ हुआ कि बैंक ने तो कवर ट्रांजैक्शन किया था कस्टमर ट्रांजैक्शन करने के लिए, बट सिंस कस्टमर ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ और बैंक को कुछ ना करते हुए भी, मतलब ना डॉलर परचेज करते हुए ना डॉलर सेल करते हुए कुछ बचा ही नहीं, उल्टा 96,000 जेब से चले गए। तो कस्टमर केम टू बैंक ऑन 20th जून, 10 दिन बाद प्रकट हुए हमारे कस्टमर जी। नाउ बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि 96,000 नहीं मांगेगी बैंक, बैंक इस पर इंटरेस्ट मांगेगी कस्टमर से। तो 96,000 पे कितना इंटरेस्ट मांगेगी, क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 12%। तो 96,000 इंटू 12% इंटू 10/360 अज्यूम करना पड़ेगा कि एक साल 360 डेज़ के बराबर है। तो 320 रुपये राउंड ऑफ में आ जाएंगे कि 320 रुपये कस्टमर से वसूलेगी बैंक, क्योंकि बैंक को 96,000 का लॉस हो गया। और जो कस्टमर वो 10 दिन बाद आया तो 96,000 का जो कैश आउटफ्लो हो गया बैंक को 10 जून को, और 20 जून को कस्टमर आया, तो 10 दिन का जो गैप है उस 10 दिन का इंटरेस्ट वसूल लेगी बैंक कस्टमर से। अब बात करते हैं स्वैप लॉस। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कस्टमर ट्रांजैक्शन है, यानी कि ये वाला, इसके लिए बैंक कवर ट्रांजैक्शन करती है एट द रेट कवर रेट
बट नाउ बैंक विल ऑनर द इंटर बैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्पॉट सेल कर देगी $63.8000 पर डॉलर। अब थोड़ा सा इलॉजिकल डिस्कशन आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ थोड़ा सा इलॉजिकल है, पर ध्यान दीजिएगा। नाउ बैंक विल एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टी इज इक्वल टू 30 जून। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था स्पॉट जून और 1 मंथ फॉरवर्ड का मतलब एक ही है, यानी कि टी इज इक्वल टू 30 जून। और बाय डॉलर फॉरवर्ड मतलब बैंक फील दैट द इम्पोर्टर माइट टर्न अप इन द फ्यूचर, इसलिए बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम खड़े कहाँ हैं? हम खड़े हैं 10 जून को, जिस दिन कस्टमर आया नहीं। बैंक ने बहुत ट्राई किया, बहुत फ़ोन लगाया, बट उसने उठाया नहीं। तो बैंक को ये लग रहा है कि ये बंदा आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है। तो बैंक ने पहले क्या किया? बैंक ने सबसे पहले तो जो कवर ट्रांजैक्शन किया था उसको ऑनर कर लिया, इंटर बैंक मार्केट से डॉलर ले लिया और डॉलर स्पॉट सेल कर दिया और 96,000 का लॉस बियर कर लिया। अब 96,000 ऑफ लॉस बियर करने के बाद भी बैंक को लगता है कि कल को अगर वो इम्पोर्टर मेरे सामने आ गया और डॉलर मांग लिया, तब मैं क्या करूँगा? तब बैंक कुछ नहीं कर पाएगी। तब तो बैंक को डॉलर चाहिए रहेगा और हाथ में डॉलर नहीं है आज, क्योंकि जो डॉलर आया था कवर ट्रांजैक्शन के कारण उसको स्पॉट सेल कर दिए, क्योंकि इतनी सारी इन्वेंट्री कहाँ मेंटेन करके चल पाएंगे, 2 लाख डॉलर रखेंगे कहाँ? बैंक ऐसा सोच रही है। तो बैंक ने बोला एक काम करते हैं, 30 जून तक तो आ ही जाएगा, मान के चलो 30 जून को आ गया तो 30 जून का डॉलर फॉरवर्ड करके रख लेते हैं। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बैंक बिना कस्टमर ट्रांजैक्शन के कवर ट्रांजैक्शन कर रही है। मतलब बैंक पहले से ये सोच रही है कि मेरा कस्टमर आएगा 30 जून को आएगा, और अगर 30 जून को वो आता है कस्टमर ट्रांजैक्शन करने, तो उसके लिए मुझे कवर ट्रांजैक्शन रेडी रखना चाहिए। तो बैंक को ऐसा लग रहा है कि उसका कस्टमर आएगा, ऐसा उसको उम्मीद है, वो भी 30 जून को आएगा, इसलिए बैंक ने पहले ही कवर ट्रांजैक्शन कर लिया, यानी कि पहले 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कर लिया 10 जून को। कौन से रेट पे? तो वो बाय कर लिया 10 जून को 1 मंथ फॉरवर्ड स्पॉट जून, यानी कि बाय करना है डॉलर, यानी कि बाय करना है बेस करेंसी, यानी कि 63.9500 इंटर बैंक रेट पे। तो थोड़ा सा इलॉजिकल लग ही रहा होगा आपको कि कैसे कोई बैंक बिना कस्टमर ट्रांजैक्शन के कवर ट्रांजैक्शन पहले कर लेगी, बट कुछ नहीं कर सकते। स्वैप लॉस का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो 10 जून को एक्चुअली में बैंक ने क्या किया? 10 जून को बैंक ने सेल कर दिया था डॉलर स्पॉट 63.8000 पर डॉलर में, और बैंक ने बाय कर लिया डॉलर फॉरवर्ड 63.9500 पर डॉलर में, यानी कि बैंक को स्वैप लॉस हो जाएगा। यानी कि बैंक ने कोई चीज़ बेची 63.8 में और उसी दिन बाय भी कर ली 63.95 में, तो सेल माइनस बाय करेंगे विच इज़ 0.1500 पर डॉलर का लॉस हो जाएगा बैंक को। ये आंसर नेगेटिव में है, यानी कि स्वैप लॉस इज इक्वल टू -0.1500 पर डॉलर, बट इसको स्वैप लॉस लिखेंगे पॉजिटिव, यानी कि 0.1500 पर डॉलर। तो टोटल स्वैप लॉस निकालना हो तो टोटल स्वैप लॉस विल बी 2 लाख डॉलर्स के पीछे में 0.1500 पर डॉलर, 30,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा बैंक को। तो जो टोटल स्वैप लॉस है 30,000 रुपीज़ का, ये भी कस्टमर से वसूला जाएगा, ठीक है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, सिंस एक्सटेंशन की बात चल रही है, एक्सटेंशन का मतलब है कि नया कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर करना, तो कैंसिलेशन की बातें कर लिए, अब नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट डिसाइड होगा T/28 जून, जिस दिन कस्टमर आपके सामने आया। आस्क रेट यूज़ करेंगे कस्टमर वाला, यानी कि बाय करना चाहता है डॉलर, T=अगस्त, दिस इज इक्वल टू TT सेलिंग रेट फॉर द बैंक, यानी कि इंटर बैंक रेट बैंक को जो पड़ेगा डॉलर बाय करने पे T=अगस्त वाला, यानी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक करेगा वो किस रेट पे करेगा वो निकाला जाएगा, प्लस कर देंगे एक्सचेंज मार्जिन। तो बैंक अगर इंटर बैंक मार्केट जाता है 20 जून को और अगस्त पर डॉलर मांगता है, यानी कि बाय करेगा डॉलर फॉरवर्ड, यानी कि बेस करेंसी फॉरवर्ड, तो 64.2500 का रेट लगेगा। तो 64.2500 रुपीज़ पर डॉलर प्लस 0.10% ऑफ ₹64.2500 पर डॉलर, आंसर आएगा 64.3143 पर डॉलर। राउंड ऑफ करेंगे तो 64.3150 पर डॉलर।
ये रेट कोट कर देगा बैंक सामने यानी कि कस्टमर को। दिस इज़ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को 20 जून को कितना पैसा वसूला जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था अमाउंट पेबल 156,150 इतना तो वसूला जाएगा रिवर्स पोजीशन लेने के कारण। इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 320 रुपये वसूला जाएगा और स्वैप लॉस वसूला जाएगा 30,000 रुपये। टोटल कॉस्ट टू द कस्टमर विल बी 186,470। तो भले कस्टमर अंडरग्राउंड हो जाए और कल को वापस आ जाए, बट बैंक अच्छे से उससे पैसा वसूलेगी, यानी कि 186,470 टोटल कॉस्ट वसूलेगी। इस तरीके से सॉल्व होता है आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन।